नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 15 और 16 नवंबर 2021 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन कंप्लीट करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के लेक्चर में आप लोगों के लिए स्पेशल है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 की लिस्ट और इसके साथ ही कुछ सैन्य अभ्यास जो आपको आज ही याद करना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आचार्य कृपलानी की जयंती कब मनाई गई? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, 11 नवंबर को। अगर आपने कभी भी पॉलिटी पढ़ी हो तो आप हमेशा पढ़ते होंगे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो ये वही जेबी कृपलानी है जिनकी जयंती 11 नवंबर को मनाई गई है। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य कृपलानी की 11 नवंबर को जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। आचार्य कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। 1912 से 1927 तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह से शामिल होने से पहले विभिन्न स्थानों पर अध्यापन कार्य किया। उन्हें 1922 के आसपास आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ जब महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में वे अध्यापन कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें क्या नाम मिला? आचार्य नाम मिला। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ये हिस्सा रहे थे। स्वतंत्रता के समय वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे, जेबी कृपलानी। ओके, भारत की अंतरिम सरकार जो बनी थी 1946-47 में, उसमें भी ये शामिल थे और संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। तो ये इतने पॉइंट हैं जो आपको जेबी कृपलानी जी से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की 2 ग्राहक केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया, वह कौन कौन सी हैं? तो देखिए, जो 2 पहलों का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी को द्वारा, वो है ए और बी दोनों, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। तो एक एक करके हम इन योजनाओं के बारे में देखेंगे क्या है ये। आरबीआई खुदरा प्रत्यक्ष योजना, यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीदने और बेचने के माध्यम उपलब्ध कराती है। इसके तहत छोटे खुदरा निवेशक अब आरबीआई के साथ गिल्ट सिक्योरिटी खाता ओपन करके सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। खोले गए खाते को रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता किसे कहा जाएगा? जो सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए ओपन किया जाएगा। क्लियर है? दूसरी योजना है आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना। यह आरबीआई की भी विनियमित संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत निवारण तंत्र के रूप में सुधार करने में मदद करेगी। मतलब लोकपाल, आपको पता है जो 2013 का लोकपाल अधिनियम आया है ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें पिनाकी चंद्र घोष हमारे पहले लोकपाल बने। उसी तरीके से बैंकिंग लोकपाल भी होता है जो ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करता है, उनकी शिकायतों को सुनता है। यह योजना एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पते के साथ ग्राहकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक राष्ट्र एक लोकपाल पर आधारित होगी। वन नेशन वन ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन ये स्विट्जरलैंड का शब्द है क्योंकि वहीं पर सबसे पहले ये पद आया था। तो ये दोनों योजनाएं आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आरबीआई से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं 25वें क्रम के शक्तिकांत दास। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। दृष्टिबाधितों के लिए आरबीआई ने मनी ऐप को लॉन्च किया है। अमिताभ बच्चन को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए समझौता किया गया था, ये लोगों को जागरूक करते थे। उर्जित पटेल ये आरबीआई के 24वें क्रम के गवर्नर थे जिनकी बुक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और विरल आचार्य भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इनकी बुक थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। पॉजिटिव पे सुविधा ऐप को भी किसने लॉन्च किया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नकदी भव्य है, डिजिटल दिव्य है, ये आरबीआई की नई टैगलाइन है। तो ये इतने पॉइंट
आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्रदान किए गए। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। ओके, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हुई है, नहीं ये राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा क्या, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये सही है। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, खेल, नेतृत्व भावना और अनुशासन की भावनाओं के लिए दिया जाता है। तो ये दोनों ही क्वालिटीज होनी चाहिए, उसी खिलाड़ी को क्या मिलता है, अर्जुन पुरस्कार मिलता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। ओके, क्या चूज करना था आपको, गलत। तो यहाँ हम देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2021 के विजेताओं की लिस्ट। उससे पहले मैं बता देती हूँ 1991-92 में ये जो पुरस्कार है ये स्थापित हुआ था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के नाम से। बाद में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब 2021 में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। तो चलिए हम लिस्ट देख लेते हैं विजेताओं की। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिला है, तो यहाँ खिलाड़ी और उनका खेल है। एथलीट्स हैं कौन, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, रवि दहिया कुश्ती में, PR श्रीजेश हॉकी में, लवनीना बोर्गेहैन मुक्केबाजी, सुनील छेत्री फुटबॉल और मिताली राज क्रिकेट। इन्हें क्या मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इनके बाद मिला है प्रमोद भगत को बैडमिंटन में, सुमित अंतिल को एथलेटिक्स, अवनी लखेरा निशानेबाजी में, कृष्णा नागर है ये है ना इनका नाम, बैडमिंटन, मनीष नरवाल निशानेबाजी, मनप्रीत सिंह हॉकी। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। तो आपको पहले ध्यानचंद अवार्ड की एक लिस्ट बना लेनी है। PDF आप स्टडी विथ नीलम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF से आप इनकी अच्छी लिस्ट बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब देखते हैं हम अर्जुन अवार्ड। तो शिखर धवन क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के लिए इन्हें क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स हैं। सिमरनजीत कौर ये अभी हमने देखा किससे संबंधित है, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से। भवानी देवी तलवारबाजी से, मोनिका हॉकी से, वंदना कटारिया हॉकी से, और ये टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उनमें 3 हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, वंदना कटारिया। अभिषेक वर्मा निशानेबाजी, संदीप नरवाल कबड्डी, अंकिता रैना टेनिस, दीपक पूनिया कुश्ती, दिलप्रीत सिंह हॉकी, योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो, निषाद कुमार ऊंची कूद, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, शरद कुमार ऊंची कूद। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम भले अलग हों लेकिन इनके नाम के साथ ये कुमार और ये इनके जो खेल है कॉमन है, तो आप ऐसे भी इन्हें याद रख सकते हैं। सुहास LY पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सिंहराज अधाना ये निशानेबाजी के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी मिला है अर्जुन अवार्ड। हरविंदर सिंह तीरंदाजी, भाविना पटेल टेबल टेनिस, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, रुपिंदर पाल सिंह हॉकी, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहित दास हॉकी, वीरेंद्र लाकरा हॉकी, सुमित हॉकी, नीलकांता शर्मा हॉकी। इन सभी को हॉकी के लिए क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार। हार्दिक सिंह हॉकी, विवेक सागर हॉकी, गुरजंत सिंह हॉकी, मनदीप सिंह हॉकी, शमशेर सिंह हॉकी, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, वरुण कुमार हॉकी और सिमरनजीत सिंह हॉकी। सबसे ज्यादा अर्जुन पुरस्कार हॉकी के खिलाड़ियों को ही मिला है। अब इसके बाद हम देखते हैं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में मिलता है, एक रेगुलर कैटेगरी और एक लाइफ टाइम कैटेगरी। तो हम पहले देखेंगे लाइफ टाइम कैटेगरी। तो TP ओसेफ को मिला है एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार। सरकार तलवार को मिला है क्रिकेट में। सरपाल सिंह हॉकी, ये कोचेस को दिया जाता है, किसको, प्रशिक्षकों को, जो कोच करते हैं, कोच रहते हैं उन्हें। असन कुमार कबड्डी और तपन कुमार पेनगड़ी स्विमिंग के लिए दिया गया है। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी के लिए राधा कृष्ण नायर P एथलेटिक्स, संध्या गुरंग बॉक्सिंग, प्रीतम स्विच हॉकी, जयप्रकाश नोटियाल पैरा शूटिंग और सुब्रमण्यम रमन ये हैं टेबल टेनिस। तो ये सभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 की थी। आपको अच्छे से ये लिस्ट याद रखना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं
हाल ही में COP26 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में COP26 का आयोजन किया गया है। हाल ही में COP26 बैठक ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का आह्वान किया गया। इस बैठक के दौरान जीवाश्म ईंधन के उपयोग को खत्म करने पर कोई सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से कम करने की जरूरत से इनकार नहीं किया गया। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप UNFCCC का निर्णय लेने का सर्वोच्च निकाय है। UNFCCC ये यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? याद रखना। कॉप की बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है जब तक कि सदस्य देश अन्यथा कोई निर्णय ना ले। मतलब सदस्य देश ये ना बोल दें कि इस वर्ष हम बैठक पोस्टपोन कर रहे हैं। ओके, तब तक ये क्या होती है? प्रतिवर्ष होती है, एवरी ईयर होती है। कॉप की पहली बैठक मार्च 1995 में बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुई थी। पहला कॉप कहाँ हुआ था? बर्लिन में, जर्मनी में। कब हुआ था? 1995 में। और वर्तमान में कौन सा हुआ है? 26वां कॉप। कहाँ हुआ है? ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। और यूनाइटेड किंगडम ने इनका अध्यक्ष किसको बनाया था? आदर्श कुमार को बनाया था। किसको? आदर्श कुमार को बनाया था। तो ये आदर्श शर्मा को बनाया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। COP27 2022 का आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगा। तो अगले वर्ष 2022 में COP27 आयोजित कहाँ किया जाएगा? मिस्र, इजिप्ट के कहाँ, किस शहर में? शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया जाएगा। तो ये कॉप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किस राज्य में नोरो वायरस की पुष्टि हुई है? पहले हमने कोरोना वायरस देखा, अब हम नोरो वायरस देखेंगे। और राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, केरल में नोरो वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और एक वीक में लगभग 8 केसों की पुष्टि हो चुकी है। हाल ही में केरल के वायनाड जिले से सांसद कौन है? कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष राहुल गांधी। नोरा वायरस की पुष्टि होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, केरल की स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बीना जॉर्ज हैं, ने बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। नोरो वायरस क्या होता है और उसके क्या इसके लक्षण होते हैं, ये हम जान लेते हैं। इस वायरस को विंटर वॉमिटिंग बग भी के तौर पर भी जाना जाता है। यह वायरस दूषित खाने और पानी के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति द्वारा फैलता है, जो उल्टी और दस्त का कारण बनता है। अचानक ही जी मचलाना, उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट दर्द आदि होने लगता है जब आप नोरो वायरस से संक्रमित होते हैं। नोरो वायरस के लक्षण संक्रमित होने के 24 से 48 घंटों के अंदर सामने आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश के मध्य अभ्यास शक्ति 2021 आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होगा ये अभ्यास शक्ति या एक्सरसाइज शक्ति। ओके, शक्ति 2021। भारत और फ्रांस के मध्य शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। यह इसका 6वां संस्करण है। कौन सा है? शक्ति अभ्यास का 6th एडिशन है, जो फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित होगा? फ्रांस में। भारत की ओर से कौन भाग लेगा इसमें? तो गोरखा बटालियन भाग लेगी। यह सैन्य अभ्यास 2 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। 15 से 26 नवंबर 2021 तक इसे आयोजित किया जाएगा। मतलब ये शुरू हो चुका है। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास। भारत और भारत के मित्र देशों के साथ गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। भारत और फ्रांस की वायुसेना। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस की नौसेना। कोंकण शक्ति अभ्यास भारत और इंग्लैंड के मध्य होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य होता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। अग्नि योद्धा भारत और सिंगापुर। सेल्वेक्स अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है। युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य होता है। वज्र प्रहार भारत और यूएसए। खान क्वेस्ट भारत और मंगोलिया। स्लाइनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका। संप्रांतीय अभ्यास भारत और बांग्लादेश। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल। तो ये जो सैन्य अभ्यास है टोटल 16 है।
आप इनकी अच्छे से लिस्ट बनाइए, और अगर आप नोट्स अपने लिख रहे हैं तो आपको आधे से ज़्यादा अभ्यास तो लिखते लिखते ही याद हो जाएंगे। ओके, पढ़ाई का और सिलेक्शन का पहला सूत्र यही होता है, और सफल होने का भी, कि आप अपने नोट्स खुद बना रहे हों। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपीलेट्स का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करता है इस योजना का क्रियान्वयन। चर्चा में इसलिए है, क्यों है चर्चा में? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोविड-19 की वजह से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को रोक दिया गया था। 2 वर्षों से ये रुकी हुई थी। अब यह योजना पुनः प्रारंभ हो गई है। इस योजना के तहत सांसद, जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं, ठीक है, उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 1 वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिससे वो अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सके। अगर यह राशि 1 वर्ष में उपयोग नहीं की जाती तो अगले वर्ष के लिए इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। मतलब ये समाप्त नहीं होती, लैप्स नहीं होती, जैसे बजट आता है। ओके, अगर सरकार के किसी डिपार्टमेंट ने उस बजट का उपयोग नहीं किया तो वो बजट क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। लेकिन जो सांसद निधि होती है ये अगले वर्ष के लिए क्या हो जाती है? स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाती है। ओके, यह समाप्त नहीं होती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993 में लागू की गई थी। कब आई थी ये योजना? 1993 में। और इस योजना का क्रियान्वयन कौन करता है? सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस राज्य का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, झारखंड। देखिए यहाँ एक छोटी सी आपको बता देती हूँ मैं। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। ओके, छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद 9 दिन बाद उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड किससे? यूपी से अलग होकर बना था उत्तराखंड। फिर झारखंड बना किससे अलग होके? बिहार से। कब बना? 15 नवंबर 2000 को। तो सन 2000 में ये 3 नए राज्य आए थे। एमपी से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़, यूपी से अलग होकर बना था उत्तराखंड, और बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। तो झारखंड से अलग जब झारखंड बना, और अब इसकी स्थापना को 15 नवंबर 2021 को कितने वर्ष हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 21 वर्ष। ओके, झारखंड की स्थापना बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को की गई थी। झारखंड स्थापना दिवस को आदिवासी बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें झारखंड में भगवान की उपाधि या भगवान माना जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। राजधानी क्या है? रांची है। क्लियर है? याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगुम लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी, चाइना। चाइना लॉन्च फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट। ओके, फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? चाइना ने लॉन्च की है। चीन ने उत्तरी शांक्सी प्रांत के ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दुनिया के पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गांगवांग या SDG सेट 1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। इस उपग्रह को चीनी विज्ञान एकेडमी द्वारा लॉन्च किया गया, और सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके, SDG के लिए बिग डाटा के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। ग्वांगुम को लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो इसकी 350वीं उड़ान मिशन थी। ओके, जो लॉन्ग मार्च 6 वाहक रॉकेट है, वाहन रॉकेट, ये उसकी 395वीं उड़ान थी। SDG सेट 1 सतत विकास लक्ष्य के लिए UN 2030 एजेंडे के अनुसार अनुकूलित पहला उपग्रह है, जिसे शांति और समृद्धि के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिन्हें 2015 में अपनाया गया था, में से उनके लिए उद्देश्य के लिए अपनाया गया था। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए चाइना ने शांति और समृद्धि के लिए SDG सेट जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, दुनिया की पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फर्स्ट अर्थ साइंस सैटेलाइट किसने लॉन्च की? चाइना ने। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में टेलीला मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो टेलीला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हमारे
केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत सिटीजन टेली लॉ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल से जोड़ा जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के भाग के रूप में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को और 75,000 ग्राम पंचायतों को टेलीलॉ के विस्तार की घोषणा की गई है। मतलब इस जो टेलीलॉ मोबाइल ऐप है इसे कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? 75,000 ग्राम पंचायत तक भी पहुंचाया जाएगा। उद्देश्य क्या है? सबका प्रयास सबका न्याय हासिल करना। तो ये टैगलाइन भी आप याद रखिएगा। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया। बताइए उन्हें और किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा डी, शिव साहिर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। बाबा साहेब पुरंदरे का निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इनका पूरा नाम बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे था। इन्हें 2019 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से और 2015 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपनी विशेषज्ञता के लिए दिया गया था। इन्हें शिव शाहिर के नाम से भी जाना जाता था और इनका महाराष्ट्र के पुणे में ही निधन हो गया है। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में संपन्न हुए T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम रही। कौन सी रही है? ऑस्ट्रेलिया रही। किसे हराया? 8 विकेटों से। तो न्यूजीलैंड को हराया है। ओके, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही है। उप विजेता न्यूजीलैंड रहा है, जबकि T20 वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम वेस्टइंडीज रही है। T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका में 2007 में खेला गया था। 14 नवंबर 2021 को दुबई में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य फाइनल हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। तो अभी तक जितने भी, मतलब यहाँ पर आप एक और फैक्ट याद रखिए, इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो ये पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, इनके द्वारा बनाए गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी को पहली बार ही जीता है। ठीक है, और अगर आईसीसी की ट्रॉफियों को देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की 8वीं ट्रॉफी होगी। यहाँ लिस्ट दी गई है आपके लिए। 2007 से T20 वर्ल्ड कप प्रारंभ हुए 2021 तक। तो 2007 में पहली बार कौन जीता था? भारत जीता था। पाकिस्तान उपविजेता था। आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा पाकिस्तान जीता, श्रीलंका को हराया, इंग्लैंड में आयोजन हुआ था। तो ये लिस्ट है आपकी, आप इसे याद रख लीजिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में निम्न में से किस देश के द्वारा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक मंच की मेजबानी की जाएगी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड करेगा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की मेजबानी। तो यहाँ से आपके लिए पहला क्वेश्चन आता है, क्या भारत एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच का सदस्य है? तो राइट आंसर होगा नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है। वरना आप लोग एशिया प्रशांत सोचें और भारत पे फटाक से टिक लगा दें कि हाँ भारत भी है इसका मेंबर, तो भारत इसका मेंबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वर्ष एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच की मेजबानी न्यूजीलैंड द्वारा की जाएगी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच यह एशिया प्रशांत की बढ़ती निर्भरता और लाभ उठाने के लिए वर्ष 1989 में स्थापित हुआ था, है ना। ये 1989 में स्थापित किया गया था। एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना, संतुलित और समावेशी तथा स्वतंत्र एवं अभिनव सुरक्षित विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना। इसमें कुल 21 सदस्य देश हैं। स्थापना हुई 1989 में। टोटल मेंबर की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 120 हैं। ठीक है, 21 हैं और भारत इसका सदस्य नहीं है। तो 21 मेंबर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुसलाम इसका पूरा नाम है, कनाडा, चिली, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, ताइवान, चीनी ताइपे इसका नाम है ऑफिशियली, अमेरिका, थाईलैंड और वियतनाम। ये सभी इसकी क्या है? सदस्य देश हैं। कौन करेगा 2021 में मेजबानी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जैसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से माओवादी विचारधारा है। आपको बताना है सही डेफिनेशन माओवादी विचारधारा की। माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह करना है। नक्सलवाद को माओवादी कहा जाता है। या छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश में ज्यादा प्रभावशाली है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। ओके, ये सही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सीमा पर गढ़चिरौली, महाराष्ट्र में माओवादी सेंट्रल जोन कमेटी के सदस्य मिलिंद तेलतुंबे के साथ ही 26 नक्सली मारे गए। वामपंथी, चरमपंथी, जिन्हें दुनिया भर में माओवादी कहा जाता है, भारत में इन्हें ही नक्सली के तौर पर जाना जाता है। माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में हिंसा और सशस्त्र विद्रोह करना होता है। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। यहाँ जमींदारों द्वारा किसानों के उत्पीड़न के चलते विद्रोह के रूप में उभरा है। यह आंदोलन पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के विकसित क्षेत्रों में, अविकसित क्षेत्रों में या जो कम विकसित क्षेत्र है वहां पर अधिक फैल चुका है। ओके, और ये हमारी आंतरिक जो सुरक्षा है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरे का भी कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में देश के किस राज्य में वायु गुणवत्ता की गंभीर स्तर पर पहुंचने के कारण लॉकडाउन लगाने की स्थिति बन गई है। तो राइट आंसर होगा दिल्ली। आप आए दिन न्यूज में सुन रहे होंगे, दिल्ली की जो हवा है ये बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता गंभीर सीवियर स्तर पर है। इसके चलते दिल्ली सरकार ने वायु और धूल प्रदूषण के स्थानीय स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित किया। मतलब वर्क टू होम कीजिए, जिससे आप वाहन नहीं चलाएंगे तो जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है वो कम होगा। शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्णय कर लिया गया और निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक, यह दैनिक वायु गुणवत्ता की रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक है। यह उन स्वास्थ्य प्रभावों पर केंद्रित है जिन्हें प्रदूषित हवा में सांस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव किया जाता है। ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल दो ऐसे प्रदूषक हैं जो भारत में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। याद रखिएगा दोनों को, ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन है वो और एयरबॉर्न पार्टिकल हैं, ये दोनों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक हैं। 8 वायु प्रदूषक इस वायु गुणवत्ता सूचकांक के इसमें शामिल किए जाते हैं। तो यहाँ है ग्राउंड लेवल ओजोन, PM10, PM2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किन 2 संगठनों के निदेशकों के कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया। यहाँ आप ट्वीट देख रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो का। ओके, पहली बात तो यहाँ शब्द आया है अध्यादेश। संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी करके कोई कानून जो अति आवश्यक हो तो उसे बना सकता है। ओके, और इसकी अवधि क्या होती है? 6 महीने 6 सप्ताह होती है, 6 मंथ 6 वीक। और अगर इस बीच में संसद का सत्र नहीं हो रहा होता है तो ये अध्यादेश क्या होता है? खत्म हो जाता है इस अवधि के बाद। किसके बाद? 6 मंथ 6 वीक के बाद। क्लियर है? चलिए, तो इनके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अध्यादेश जारी किया। किस किस के लिए? तो राइट आंसर होगा हमारा ए और बी दोनों के लिए, CBI और ED के लिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है। CBI की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा 1963 में की गई थी। CBI एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ओके, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए बनी संथानम समिति 1962 से 64 के द्वारा CBI की स्थापना की सिफारिश की गई थी। वर्तमान में CBI के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। और प्रवर्तन निदेशालय या ED के कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं। दोनों ही पोस्टों को आप याद रखें। अब इनका कार्यकाल कितना हो गया है? 5-5 वर्ष हो गया है। ओके, पहले इनका कार्यकाल कितना होता था? 2-2 वर्ष होता था।
हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा, इसका उद्घाटन किया गया है झारखंड की राजधानी रांची में। 15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय झारखंड के रांची में 38 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 15 नवंबर को झारखंड के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में खबरों में रही रानी कमलावती रेलवे स्टेशन निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, मध्य प्रदेश के भोपाल में हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर ही क्या कर दिया गया? रानी कमलावती रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पहले नाम था हबीबगंज और फिर कर दिया गया रानी कमलावती। इस रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर विकसित किया गया और पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित ये हमारे देश का पहला रेलवे स्टेशन है। पीपीपी ग्रुप के माध्यम से इसे प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। प्राइवेट ग्रुप कौन था? बंसल ग्रुप। ओके, बंसल ग्रुप के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। चलिए तो देखते हैं इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2021 को भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। गोंड साम्राज्य की बहादुर और निडर रानी कमलापति के नाम पर पुनर्विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित इस रेलवे स्टेशन को आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर भी डिजाइन किया गया है। दिव्यांगजनों के आवागमन की सुलभता को ध्यान में रखा गया है। इस स्टेशन में एकीकृत मल्टी मॉडल परिवहन के हक के तौर पर भी विकसित किया गया है। ओके, गोंड रानी थी, इन्हें याद रखिए किसको? रानी कमलावती को। और इसका पुराना नाम क्या था रेलवे स्टेशन का? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल को वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जाएगा? तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ए, महिला क्रिकेट को, वुमेन्स क्रिकेट को शामिल किया जाएगा राष्ट्रमंडल खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम आयोजकों ने घोषणा की है कि महिला क्रिकेट को T20 प्रारूप जो होता है ना 2020 के साथ 2022 में जो होंगे राष्ट्रमंडल गेम कहाँ होंगे? बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में। इसमें इसको शामिल किया जाएगा कब? 2022 में। महिला क्रिकेट अगले वर्ष 29 जुलाई को 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया जाएगा। पहला उद्घाटन मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होगा और फाइनल इसका होगा 7 अगस्त 2022 को। तो आपको याद रखना है किसे शामिल किया गया है? वुमेन्स क्रिकेट के T20 फॉर्मेट को। नेक्स्ट है, ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 15 और 16 नवंबर के। अब हम देखेंगे डेली पॉइंट टू पॉइंट्स क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको स्टैटिक्स जीके के साथ ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, चाहे वो हमारे करंट अफेयर्स के हो या स्टैटिक्स जीके के हो, सभी आपको टॉप 50 क्वेश्चंस पर डे आपको मिलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर होगा पेरिस में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कब स्थापित हुआ? 1989 में। ओके, इसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान तीनों ही देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। ओके, पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। और हाल ही में इन तीनों देशों की मुद्रा ग्रे लिस्ट में जाने के कारण बहुत ही बड़े स्तर पर डॉलर के मुकाबले गिर गई है। ओके, पाकिस्तान FATF की किस लिस्ट में शामिल है? तो ग्रे लिस्ट में है। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बन गए हैं। NDRF के नए प्रमुख कौन बने हैं? अतुल करवाल बने हैं। NDRF अधिनियम कब पारित हुआ था देश में? 2005 में। NDRF की पहली महिला टुकड़ी कहाँ तैनात हुई है? गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़, यूपी में। CISF के नए हेड कौन बने हैं? सीलवर्धन सिंह बन गए हैं। CRPF के प्रमुख कौन हैं? कुलदीप सिंह है। CRPF कब आई थी अस्तित्व में? 1939 में। और CRPF का नाम परिवर्तित कब हुआ? 1949 में।
बीएसएफ के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो ये हैं पवन कुमार। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ओके। असम राइफल्स के प्रमुख कौन हैं? तो ये हैं प्रदीप चंद्र नायर। प्रदीप चंद्रन नायर। मुख्यालय कहाँ पर है असम राइफल्स का? ये शिलोंग में है। और हाल ही में हमने देखा था असम राइफल्स के जवानों पर हमला भी हुआ था मणिपुर में। ओके, याद रखेंगे। लद्दाख में आयोजित आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? आईटीबीपी रहा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 5 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, वर्गीस कुरियन के बर्थडे के रूप में। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितने फंड की घोषणा की गई? 64,180 करोड़। ये कितने वर्षों के लिए है? 6 वर्षों के लिए। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना कहाँ से प्रारंभ हुई? वाराणसी, यूपी से। वर्तमान में हमारे सहकारिता मंत्री कौन है? तो ये हैं अमित शाह। ये नया मंत्रालय बना है भाई, आप लोगों को पता हो 2021 में। ओके, कॉर्पोरेटिव मिनिस्ट्री। और इसके मंत्री कौन बने हैं? गृह मंत्री अमित शाह के पास ही ये मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। और सहकारिता मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है? तो ये हैं अभय कुमार। वाणिज्य और उद्योग कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये हैं हमारे पीयूष गोयल। वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया हैं। वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा के कितने प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो 15% है। थंतदा डोम वर्तमान में चर्चा में यह क्या है? तो ये पहला जेंडर पार्क है। कहाँ बना है? केरल में बना है। इसका थंतदा डोम का मतलब क्या होता है? साहसी होता है। ओके, कन्नड़ लैंग्वेज में। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये है कसारगोड, कर्नाटक के कसारगोड से तिरुवनंतपुरम के केरल तक, है ना। 530 किलोमीटर है और ये 530 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में पूरी की जा सकती है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। गौरी अम्मा का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल से थी गौरी अम्मा, और ये इनका निधन हो गया है। केरल की पहली राजस्व मंत्री थी, महिला। ओके। भारत की सबसे युवा मेयर और या महापौर कौन बनी है? तो केरल के ही तिरुवनंतपुरम की महिला महापौर बनी है 25 वर्षीय आर्या राजेंद्रन। कौन है? आर्या राजेंद्रन। भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन है? तो ये है संतोष जॉर्ज। किस राज्य से हैं? केरल से। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो बाबर आजम। किस टीम के कप्तान है बाबर आजम? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बन गए? पीसी मोदी बन गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हसे कला का संबंध है कर्नाटक राज्य से। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले दुनिया के 10 प्रमुख शहरों में भारत का कौन सा शहर शामिल है? हम सभी को पता है, दिल्ली। 18 नवंबर को भारत चीन सीमा पर रक्षा मंत्री उद्घाटन करेंगे किसका? रेजा लांगा। ये स्मारक है रेजा लांगला। ओके, स्मारक। एमवे इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बन गए हैं। महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है किसमें? राष्ट्रमंडल खेलों में। कब से? बर्मिंघम में होंगे 2022 के, तभी से इसको शामिल किया जाएगा। किस फॉर्मेट को? T20 फॉर्मेट को। अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद की हैं? चीन में। फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं अरुण चावला। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के चुनाव की देखरेख की है वर्तमान में? तो उज्बेकिस्तान गए थे, वहां के चुनावों की देखरेख की, चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए। हाल ही में सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? फाल्गुनी नायर बनी है। ये जो नायका ब्रांड है ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, उसकी CEO और फाउंडर है कौन? फाल्गुनी नायर। भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मित्राब गुहा। कहाँ से हैं ये? कोलकाता से हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। अखिल भारतीय शतरंज संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर हैं।
वायुयान की खोज किसने की थी? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? शनि ग्रह। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैरी क्यूरी ने। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? SBI, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं। प्रथम हृदय रोग प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तापमान में? तो 165 मीटर जाने पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। और आपका क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कल के लेक्चर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए क्वेश्चन का आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।